हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 7। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने सब डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हमने केस 1 डिस्कस किया था कि किसी भी प्योर लिक्विड में हम लोग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब जिसका वेपराइज जिसको नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर 0 होता है। तो ये हमने पूरा केस डिस्कस किया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें हमने क्या होता है ये डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जिसका बेसिकली अभी तक जो पढ़े हो और प्लस जो प्रीवियस ईयर के आए हैं 2-4 अच्छे क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 13% by mass, 13% by mass of sulfuric acid, is 1.09 ग्राम पर ml। यूनिट ध्यान देना, ठीक है, ग्राम पर ml। अब पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। क्या पूछ रहा है? मोलैरिटी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपसे सीधे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन फिर से देखो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस लाइन का मतलब समझो पहले कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें 13% बाय मास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उस सोल्यूशन का जो डेंसिटी दिया गया है 1.09 ग्राम पर ml, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो ये हमें क्या दिया गया है, 13% बाई मास, ये दिया गया है हमारा क्या, परसेंटेज W/W। कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 13। कितना दिया गया, 13%। तो हमने एक स्पेशल फॉर्मूले बताए थे कि उनको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी, तो हमने स्पेशल फार्मूला क्या याद किया था, मोलैरिटी और परसेंटेज W/W में रिलेशन बताया था कि परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। ध्यान देखना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाएगा। हम तो बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है। परसेंटेज W/W कितना दिया गया, 30, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गया है, 1.09 इंटू 10, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट 98। सल्फ्यूरिक एसिड कौन है, सल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 98 होता है। यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1.44 मोलर। देखो ये डायरेक्ट है, और ये आपका पता, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है। देख लो कितनी आसान क्वेश्चन आते हैं, एकदम टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसका मतलब अभी देखो, ये तो हमने स्पेशल फॉर्मूले से कर लिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो मतलब ये डायरेक्ट अप्रोच है। आप देखो अल्टरनेट मेथड, यहां पे हम कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दिया क्या गया है, 13% W/W सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब देखो 13% W/W का मतलब क्या है, इसका मतलब है 13 ग्राम सल्यूट 13 ग्राम सल्यूट किसमें है,
बताओ जरा, 13 ग्राम सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहां पे मतलब है 13 ग्राम H2SO4 आपके 100 ग्राम सोल्यूशन में है, पक्का ना? तो देखो अब इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा। अब देखो ये 100 ग्राम क्या दिया गया, मास दिया गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम निकालना हो, मास दिया गया तो क्या हो जाता है, मास अपॉन डेंसिटी, यही ना होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना है 1.09 ग्राम पर ml, तो ये वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम पता चल गया आपको किसका, सॉल्यूशन को। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 13 ग्राम है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोलैरिटी हमारा क्या होता है, मोलैरिटी हमारा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहां पे किस में है, ml में है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 13 अपॉन 98, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन 1.09 मल्टीप्लाई बाय 1000। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, 13 अपॉन 98 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.09 ऊपर चला जाएगा, नीचे 100 इंटू 1000, जीरो से जीरो निपटा, ठीक है, देख लो तो ये क्या आ गया 13 इंटू 1.09 इंटू 10 अपॉन 98। जरा ऊपर देखो, ये देखो, देखो वही वैल्यू आ गई, जरा देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। तो देखो ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, आराम से आप एक एक स्टेप लिख रहे हो, ये आपका डायरेक्ट अप्रोच है, ठीक है। तो हमें जब कंपटीशन में आए तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना, ये 30 सेकंड में होगा, ये 2 मिनट में होगा, 1 मिनट ले लेगा, बहुत फास्ट हो गए तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो ऊपर आया 1.44 मोलर। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं हल्के फुल्के, ठीक है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये समझ में आ गया ना, पक्का। देखो यहां पे हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है कितना 1.09 ग्राम पर ml, और उसका कंसंट्रेशन दिया गया बाई मास कितना 13% बाई मास, पक्का, क्लियर। अब देखो चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते रहोगे। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर, द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला आपका होता है Na2S2O3 is 1.25 gram per ml. The density of 3 molar sodium thiosulfate is 1.25 gram per ml. Calculate फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट करने कह रहा है द परसेंटेज बाय मास, द परसेंटेज बाय मास, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसको पहले पॉज करके आराम से ट्राई कर सकता है, ठीक है। सेकेंड कैलकुलेट करने को कह रहा है
द मोल फ्रैक्शन, क्या, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। एंड थर्ड पार्ट इसी में पूछ रहा है मोलैलिटीज, मोलैलिटीज ऑफ Na प्लस एंड H2O3 माइनस आयंस। देख लो, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म्स आपके अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो, बात पहले समझो, फिर आगे का बात हम करते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट। तो हमें अगेन कंसंट्रेशन दी गई है मोलैरिटी के टर्म से, उसकी मोलैरिटी दी गई 3 मोलर सोल्यूशन है हमारा, जिसका डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, अब हमें इतने ही डेटा से पहले तो हमें परसेंटेज बाई मास कैलकुलेट करना है सोडियम थायोसल्फेट का, फिर उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और लास्ट में आपकी जो सोडियम थायोसल्फेट है आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें Na प्लस और H2O3 माइनस आयंस का क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोलैलिटीज। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटीज। तो आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया। ये देखो, ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, सब्जेक्टिव तब होता था पुराने टाइम पे, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके 3 पार्ट थे, तो उसमें ये तीनों पार्ट आए हुए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है। हमें पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा दिया क्या गया है। पहले में हमें तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज माई मास। तो पहले पार्ट में हमें से सीधे पूछ रहा है परसेंटेज W/W। ठीक है, अब देखो, ये तो बहुत आसान पार्ट है। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में मोलैरिटी और परसेंटेज W/W का रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या था, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ओके भाई, इंटू 10 अपॉन क्या, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यही ना पढ़ा था हमने। अब यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोडियम थायोसल्फेट। तो मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। मोलर मास किसका, Na2H2O3। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 23 दूना 46, 46, 32 दूना 64। ठीक है, 16 3 जा 48। इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे, ये 158 ग्राम। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लें, क्या, परसेंटेज W। अब देखो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज W/W निकालना है, मोलैरिटी पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चलो नीचे करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हमें निकालना परसेंटेज W/W। ठीक है, इक्वल टू मोलर मास, सॉरी मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू क्या, 10। ठीक है, तो मोलैरिटी कितना दिया गया है, मोलैरिटी भाई साहब दिया गया है 3 मोलर। कितना, 3 मोलर। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट 158। ओके सर, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.25। कितना, 1.25। ओके, और क्या दिया गया, और क्या दिया गया, इंटू 10। ठीक है, बात समझे कि नहीं, 158 इंटू 3 अपॉन 1.25 इंटू 10। अब इसको जब कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 37.92%। ठीक है, कितना आएगा, 37.92% आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आसान था, डायरेक्ट देखो ये डायरेक्ट फार्मूला कितना अच्छा हेल्प कर रहा है, हमारा कितना टाइम बचा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। आ जाते हैं अब किस में, सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन। गजब, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स पता होने चाहिए, सल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। किसके, सल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो देखो अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, ठीक, हमें दिया गया है 3 मोलर सोल्यूशन। कितना दिया गया है, 3 मोलर सोल्यूशन।
इसका मतलब क्या है, जरा इसको डिकोड करो, इसको डिकोड करो। ये कह रहा है 3 मोल्स ऑफ किसके, Na2H2O3 किसमें, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर हम लोग यहाँ बात करें ml में बात हो रही है तो लिख लो 1000 ml ऑफ क्या, सोल्यूशन। यही ना बात कर रहा है, पक्का ना। 1000 ml तो मोल्स कितना है, मोल्स हमारा सल्यूट का कितना है 3, तो मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना 158, ठीक है। तो ये आ जाएगा 474 ग्राम। मास ऑफ सल्यूट ये आ गया, पक्का। अब देखो, अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है और सॉल्यूशन का हमें डेंसिटी भी पता है, कितना 1.25। तो इससे हमें क्या निकल आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। इससे हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा आपका, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो दैट विल इक्वल टू 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, मास ऑफ क्या, वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर। कितना आ जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, दैट विल इक्वल टू आ रहा है आपका 776 ग्राम। तो देख लो, हमें चाहिए था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ना चाहिए था, उसके लिए हमें मोल्स ऑफ सल्यूट भी चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोल्स ऑफ सल्यूट आपको दिए गए हैं कितने, 3 मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स मतलब वाटर के मोल्स आप निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 776, मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43.1। अब मोल्स ऑफ सल्यूट कौन है आपका, Na2H2O3 कितने दिए गए हैं 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूछ रहा है, सोडियम थायोसल्फेट ही पूछ रहा है। तो Na2H2O3 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सल्यूट, दैट विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट विल इक्वल टू आ जाएगा 0.065। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, झेल तो नहीं रहे हो ना, समझ में आ रहा है सब कुछ क्लियर, पक्का ना। अरे यार नहीं आया, फिर से समझो सर। देखो बेटा, हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सोडियम थायोसल्फेट, ये कौन है सल्यूट, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। भाई ऑब्वियस सी बात है, मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए जो भी सल्यूट के मोल्स हैं और सॉल्वेंट के मोल्स हमें पता होने चाहिए। और हमें एक चीज दी गई है, क्या हमें दिया गया है, सबसे बड़ी बात उसकी मोलैरिटी दी गई है। मोलैरिटी को 3 मोलर सोल्यूशन है, मतलब बता रहा है, इसको डिकोड करो। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स, क्या सर 3 मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट किसमें आए, किसमें आए 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या फिर 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया, पक्का, झेले तो नहीं, ठीक है सर समझ में आ गया। आगे बताओ, आगे 3 मोल्स हैं सोल्यूट के, तो उसका मास कितना होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, कितना आया था 158, 474 ग्राम आ गया। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। वॉल्यूम पता सोल्यूशन का कितना 1000 ml, तो मास भी तो निकाल लेंगे, डेंसिटी दिया गया ना सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है मास, ठीक।
मास ऑफ किसका सोल्यूशन का निकाल लिया, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, पक्का है, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे, क्या बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो वही हमने यहाँ किया, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर का मास है वो हमने निकाल लिया। हमें मोल्स पता करने थे ना सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के तो मोल्स पता ही थे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया, और सॉल्वेंट को अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स भी निकल आएंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल आया, कितना आया 43.1 मोल, सॉल्यूट के मोल्स 3 मोल्स गिवन है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन। क्लियर, पक्का, आई थिंक कुछ भी झेले नहीं होगे, ठीक है। सॉरी, अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैलिटीज ऑफ Na प्लस एंड H2O3 माइनस आयंस। बात समझे, हमसे पूछ रहा है मोलैलिटीज, क्या पूछ रहा है, मोलैलिटीज। क्या करोगे, मोलैलिटी होती क्या है, सबसे पहले हम थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जाता है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलो इन केजी, यही ना होता है, बस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक खेल गया है, हमसे आयंस का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, आयंस का। हमारे पास सॉल्यूट क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है Na2H2O3, ये आयनाइज होगा, अपने आयंस में टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2Na प्लस एंड H2O3 माइनस, समझे, बस यही खेला है और कोई खेला नहीं है। हमसे इनकी मोलैलिटीज पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिया क्या गया है, सॉल्यूट, इसके मोल्स कितने दिए गए, Na2H2O3 के कितने मोल दिए गए हैं, 3 मोल्स, ठीक है। जरा देखो, अगर इसके 3 मोल्स हैं तो H2O3 माइनस के कितने मोल्स होंगे, इसके भी कितने होंगे, मोल्स ऑफ H2O3 माइनस के कितने होंगे, इसके भी 3 होंगे। अब देखो Na प्लस के कितने होंगे, मोल्स ऑफ Na प्लस, इसके कितने होंगे, देखो जब एक Na2H2O3 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल Na के लग रहे हैं, 2, तो इसके मोल्स भी कितने हो जाएंगे, 2। बात समझे, एक मॉलिक्यूल में 2 Na प्लस, तो एक मोल में 2 मोल Na प्लस, ठीक है, 3 मोल में 3 इंटू 2 मतलब 6 मोल। बात समझे, बस खत्म। अब हमें मोलैलिटी यहां से निकाल लेंगे, देखो कैसे। अब हमसे पूछ रहा है पहला, मोलैलिटी ऑफ H2O3 माइनस, क्या होगा, मोल्स ऑफ H2O3 माइनस कितना है, 3, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्वेंट का मास कितना है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये 776 ग्राम, 776 ग्राम, 776 ग्राम। हमें किस में चाहिए, केजी में, तो 1000 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 3.86 क्या, मोलल। बस हो गया। ऐसे ही मोलैलिटी ऑफ H2O3, सॉरी किसका, Na प्लस, क्या आ जाएगा, इसके मोल्स कितने हैं, 2 इंटू 3 मतलब 6 अपॉन 776, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.86, ठीक है, 2 छंग 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 16 1 17, गलत हो गया, ठीक है, 17, और 2 3 जा 6 1 7, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7.72 मोलल। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यही एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, बस कुछ नहीं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक चीज समझी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा हो गया, समझ में आया, कोई झेला तो नहीं, पक्का। चलो
ये आपका एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो कितना आसान आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस साथ बने रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी लेक्चर मिस मत करो और एक एक चीज आराम से समझो और नोट करो, ठीक है ना, बढ़िया है। चलो तो ये हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन कर लिए। चलो अब इसके बाद हम लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, तो देख लो क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है आपका वाई सील्ड, देखो क्वेश्चन आप सुन लो, चलो लिख लेते हैं यार, क्या ही है, वाई, ये शायद हमने बताया भी है, वाई सील्ड सोडा वाटर upon opening shows the evolution of, कॉन्सेप्ट बताया है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, विद effervescence, विद स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि जब हम लोग सोडा वाटर या ड्रिंक का कोई ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो गैस निकलती है, इफरवेसेंस मतलब बुदबुदाहट के साथ, बुद 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 मतलब बुलबुले बनते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है, अंग्रेजी में ना जाओ ज़्यादा, ठीक है, माहौल समझो, भावनाएं समझो, ठीक है, कि बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, काहे, तो आप सबको पता है कि सोडा वाटर में हाई प्रेशर के साथ कौन सी गैस डिजॉल्व होती है, CO2 गैस, कौन सी गैस डिजॉल्व होती है, CO2 गैस, तो CO2 गैस इज डिजॉल्व एट हाई प्रेशर, ठीक है, किसमें, सोडा वाटर में, बात समझे कि नहीं। तो देखो अब देखो, बोतल खोली, बोतल खोली तो क्या होगा, बोतल जैसे ही खोलेंगे प्रेशर उसका क्या होगा, प्रेशर एकदम लो हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम बोतल खोलेंगे प्रेशर बिकम्स इक्वल किसके, टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो बोतल का प्रेशर हाई था, प्रेशर खत्म, खोला तो बोतल का प्रेशर जो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कहां किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या जितनी ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस का सॉल्युबिलिटी होगा, तो प्रेशर कम हुआ सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी, तो वो गैस क्या होने लगेगी, बाहर आने लगेगी, समझ गए। तो द डिजॉल्व गैस कम्स आउट, ठीक है, क्या आ जाएगी, कम्स आउट मतलब बाहर आने लगेगी, कम्स आउट फ्रॉम सॉल्यूशन विद इफरवेसेंस, ठीक है, भाई गैस है बुलबुले छुड़ाएगी कि नहीं, विद इफरवेसेंस, अरे यार स्पेलिंग कितना गंदा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस इन वाटर, क्यों, क्योंकि प्रेशर उसका डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये भी आपका जेईई मेंस में पूछा गया है, समझे। तो देख लो जेईई मेंस में, बोर्ड में आ जाता, 1 मार्क्स में आ सकता है, आता भी है इस तरह से क्वेश्चन। हमने देखो हमने हेनरी लॉ बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़े जाके, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। हम तो रिवीजन की वजह से हमने ये क्वेश्चन फिर करा दिया ताकि आप लोग भूलो ना कि हाँ ये भी कुछ हुआ था, कनेक्ट रहो, पूरे चैप्टर से कनेक्टिविटी बनी रहे, बस इसीलिए हमने। देखो एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हेनरी लॉ का जिसने पूरा पढ़ा होगा इसका क्वेश्चन आराम से दे देगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है NH3 is one of the few gases
that do not obeys Henry law suggest reason। अब देखो, बात समझो, हमसे पूछा गया है कि जो अमोनिया होती है, अमोनिया जो है वाटर में जब मिलाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हेनरी लॉ ओबे नहीं करती है या हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। क्यों? देखो, द NH3 वन ऑफ द फ्यू गैसेज दैट डू नॉट ओबे हेनरी लॉ, या बोल लो इन, यहां लिख लो इन वाटर, ठीक है। तो इसका हमें रीजन बताना है, तो सब बताओ जरा, क्या था हेनरी लॉ, कब ओबे नहीं होता था, कब फॉलो, कौन कौन फॉलो नहीं करता था। जो पहले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है ना। दूसरा एक रीजन हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसमें नहीं है। एक और रीजन होता है कि अमोनिया जो होता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो रियल में होनी चाहिए और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से, और जो हेनरी लॉ है वो खाली प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, हेनरी लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लिख लो चाहो तो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ NH3 in water also involves हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ना, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। दस solubility of NH3 in water depends on pressure as well as tendency to show हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझे कि नहीं? तो देखो, प्रेशर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, प्लस कितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस पे भी डिपेंड करने लगेगी सॉल्युबिलिटी। और जबकि हेनरी लॉ तो सिर्फ प्रेशर के साथ वेरिएशन बताता है, इसीलिए वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कुछ भी नहीं झेले? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ के देखो, लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली हम लोग अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें राउस्ट लॉ पढ़ा था, और हमने क्या क्या फॉर्मूले जरा पढ़े थे, ठीक है, जरा देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रेशर, जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वो सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने एक पढ़ा था PA नॉट माइनस PA, बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था, PA नॉट XA, ठीक है, नहीं सॉल्यूट के केस में था PA नॉट, सॉरी XV। और क्या पढ़ा था हमने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, PA नॉट माइनस PA विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट विल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और एक चीज और पढ़ी थी, ये देखो, एक और लास्ट फार्मूला हमने बताया था, तो आपको चौथा फार्मूला जो हमने डेराइव करवाया था, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA। तो हम लोगों ने ये 4 फार्मूले पढ़े थे, ठीक है ना, लास्ट टर्म पे, और एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है।
अब देखो, सबका मतलब तो पता ही होगा, ये क्या पीए बता रहा है कि जो प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। देखो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था, ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो जितना भी जो सॉल्वेंट है वही उसी का वेपर बन रहा है, तो उतना ही सब उसी का प्रेशर होगा। तो ये डिनोट कर रहा है बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। ठीक है, इसको आप टोटल प्रेशर भी आप सॉल्यूशन बोल सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि प्रेशर तो जो भी जनरेट होगा वो किसका वेपर का वजह से, जो सॉल्वेंट का वेपर है उसी की वजह से ही होगा। तो टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होना। अदर बुक्स में कुछ भी दे सकता है, कुछ बुक्स में पीटी दे सकता है, टोटल प्रेशर दे सकता है, गलत नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो थोड़ा और कनेक्ट करने के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कनेक्ट हो सको। लास्ट टाइम पे हमने कराया था ताकि हम लोग फिर से आ जाए अपने जोन में वापस। तो क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन आप एक लिखो, राउट्स लॉ से रिलेटेड ही है। लिखो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ glucose should be dissolved in 180 gram of water to reduce vapor pressure by 20%। बात समझो, देखो बात समझ गए होगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बात समझो, बात कह क्या रही है, ये बात ये कह रहा है कि कितना ग्राम ग्लूकोज हम लोग डिजॉल्व करें किसमें, पानी में। कितने पानी में, 180 ग्राम पानी में, कि उसका जो वेपर प्रेशर है 20% रिड्यूस हो जाए। कितना परसेंट रिड्यूस हो जाए, 20%। तो अगर हम लोग देख लो परसेंटेज का बात मैंने, अगर हम लोग वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर का मतलब प्योर सॉल्वेंट का, पीए नॉट को अगर हम लोग 100 ले लें, कितना ले लें, 100 ले लें, तो 20% रिड्यूस हो जाए। तो जब उसमें हम ग्लूकोज मिलाएंगे तो मतलब बेसिकली सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कितना हो जाए, 80 हो जाए। तो कितना हम लोग ग्लूकोज मिलाएं, यही ना पूछ रहा है, समझ रहे हैं। और वाटर हमें कितना दिया गया है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 180/80, 10 मोल्स दिया गया है। ठीक है ना, पक्का। और मोल्स ऑफ कौन है, बी क्या है हमारा, सॉल्यूट है, वही निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स, तो सबसे पहले इसके, तो अगर हमें इसके मोल्स पता चल जाएंगे तो इसका मास भी पता चल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो देखो हमने एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे राउट्स लॉ से रिलेटेड, तो हम लोग, अच्छा ये हमने फार्मूला पूरा बताया ही नहीं था। ये फार्मूला बेसिकली था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ किसके, सॉल्वेंट, ये था फार्मूला। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमने बताया था ये फार्मूला ध्यान रखना, कैलकुलेशन भी आसान रहता है, सब कुछ ज़्यादातर 90% राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल में ये फार्मूला मत लगाना, ये वाला लगाना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इससे कैलकुलेशन कम होगा। चलो देखो, तो अगर हम बात करें पी ए नॉट, अगर ये वाला फार्मूला बात करें तो पी ए नॉट 100 माइनस पी ए 80 अपॉन पी ए नॉट कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें पी ए नॉट है, इसमें पी ए है बस। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये नहीं है आरएलवीपी, ये तो बस फॉर्मूला एक हमने बताया जिससे न्यूमेरिकल्स में यूज है। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि ये टर्म आप आरएलवीपी लिख दो, गलत है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जो इनिशियल था प्योर का था उसके रिस्पेक्ट में ही ना देखेंगे। ठीक है ना, पक्का। ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो ऊपर वाला टर्म होता है। लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से लिया होगा तो सब पता है। ठीक है, तो अब ये देख रहा है
कि कितना रिड्यूस होके हुआ है, बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। तो कितना हो जाएगा, कितना 80। अब देखो एनबी, एनबी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसका, वाटर का, कितना आ गया 10। तो यहां से आप एन बी निकाल लो, एन बी आपका हो जाएगा 100, 100 माइनस 80 करोगे 20, 20/80, ठीक है, दो चाकू 8, 1/4 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इंटू 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 पंचे 10, सॉरी 2 5 जा 10, ठीक है, एंड 2 2 जा 5/2 मोल्स आ गए। हमसे क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ ग्लूकोज, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। समझ में आया कि नहीं, वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोल्स दिया आ गए, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना कितना होता है 180, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 990, 9 5 जा, ये आ गया 90, ठीक है, तो ये आ गया 450 ग्राम। तो ये आ गया आपका आंसर, समझ गया कि नहीं। ये हमारा सल्यूट क्या है, ये हमारा बी हो जाएगा, और वाटर क्या है, वाटर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर। देखो अब ये इसकी वजह से, अब देखो हम बता रहे हैं, हम चाहते तो वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, कौन वाला, देखो एक मिनट यार मेरा, हाँ, हम ये वाला फॉर्मूला ले RLVP वाला मना क्यों कर रहे हैं, जैसे ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला मना क्यों कर रहे हैं, जरा देखो PA0, देखो इसको अगर हम बात करें PA0 माइनस PA अपॉन PA0, बात समझो। देखो लेक्चर लंबा खिंचता है, धीरे धीरे इसीलिए पढ़ाते ताकि एक एक बात समझ जाओ। एक एक बात समझोगे ना तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन कर लोगे, अगर समझोगे नहीं सिर्फ ऐसे ही करोगे आंख बंद करके तो 10 क्वेश्चन कर लोगे, फिर एक नया आ जाएगा, फिर फंस जाओगे। तो बात समझो, तो हम एक एक चीज बता रहे हैं, क्यों जल्दबाजी नहीं करनी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब देखो यहां पे अननोन हमारे ये दो टर्म थे, तो कैलकुलेशन कहां जाती, जरा देखो ऊपर कितना आ रहा था 100 माइनस 80 अपॉन 100, ठीक है। एन बी आपको पता नहीं है, एन ए आपका शायद 10 था, देख लेते हैं, ठीक है, हाँ एन ए आपका 10 था, और प्लस एन बी आपको निकालना था। देख लो डिनोमिनेटर में भी अननोन आ रहा, न्यूमरेटर में भी अननोन आ रहा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी नहीं होगी, आंसर इससे भी आ जाएगा, निकाल लो, ऐसा नहीं। बट इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वाले फार्मूले को अगर यूज करोगे तो सही रहेगा ज़्यादा। बात समझे कि नहीं, पक्का ना। तो ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करना न्यूमेरिकल के केस में, तो आपका ही फायदा होगा ये वाला फार्मूला, ठीक है ना, पक्का। तो आप राउट्स लॉ समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, भौकाली क्वेश्चन है ये। भौकाली क्या है, बहुत सही कॉन्सेप्ट इसमें, देखो ये क्वेश्चन के थ्रू में कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ऑफ ए नॉन volatile solute is dissolved in 360 gram of water at 100 degree Celsius, समझ में, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, क्वेश्चन समझना, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
ये अभी आपका एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का है कि मेंस का है ये पता नहीं, जहां तक एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है एकदम। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले सुनो दिया क्या है। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। सल्यूट का नाम नहीं दिया गया, उसका मास दिया गया है। ठीक है, देखो जब भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट आएगा राउट्स लॉ वाला केस आएगा, जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 360 ग्राम वाटर में, मतलब सॉल्वेंट का मास दिया गया है। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। उसमें डिजॉल्व किया जा रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर 570 mm ऑफ Hg है, ठीक है ना, तो हमें मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है। समझ में आए? तो हमें सल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। किसका, जो सल्यूट मतलब अननोन सल्यूट हमें पता करना है वो क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमें क्या क्या पता है। अगर देखा जाए तो अगर हमारा फॉर्मूला देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमने बताया था, जो भी लगाना है ये, ठीक है, क्या बताता है आपका, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ए हमारा कौन है, ए हमारा सल्यूट है, जो कि बी हमारा सल्यूट है नॉन वोलाटाइल, ये हमारा क्या वाटर है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है ये हमारा बी हो गया। ठीक है, बात समझो। अब देखो बात फंसती कहाँ पे है। क्वेश्चन जिन्होंने ट्राई किया होगा हो गया होगा तो अच्छी बात, जिनसे नहीं हुआ, जिनका फंसा कहाँ होगा। देखो ए हमें पता है, तो ए हमें पता है, ए हमें कितना पता है, 570। ठीक है, 570। एन बी हमें पता करना है भाई, मोलर मास ऑफ सल्यूट ही ना पता करना है, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट पता करने के लिए, ठीक है, मोलर मास सल्यूट, देखो बात समझो यहाँ पे, मोलर मास सल्यूट पता चलने के लिए हमें उसके मोल्स पता होना चाहिए, क्योंकि उसका मास पता है हमें। देखो किसी सल्यूट का मोलर मास क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास भी दिया गया है, अगर उसके मोल्स पता चल जाए, मतलब एन बी पता चल जाए, तो उसका हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, एन ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वाटर कितना है आपका 360 ग्राम, तो इसके मोल्स 360 अपॉन 18। अब बात आती है यहाँ पे कि हमें एक चीज और नहीं, कि पी ए नॉट कहाँ है ये पता नहीं है। किसका, वाटर का। अगर पी ए नॉट पता चल जाए तो हमें काम हो जाएगा। और पी ए नॉट सर आपने बताया, तो पी ए नॉट तो हमेशा गिवन होता है। अरे भैया यही तो खेला है, यही खेला है। देखो अब बात आती यहां पे, हमें दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कौन दिया गया है, वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और एट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। कभी भी कोई भी सॉल्वेंट अगर टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा किसके बराबर होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली यहां तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे वाटर का कितना होगा, जो एटमॉस्फेयर का होगा, कितना होगा 1 atm। समझ में आया कि नहीं। तो स्टार बना के वो पॉइंट लिख लो, क्या कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस becomes equal
इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ध्यान देखना, बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या? बॉइलिंग। क्या कहते हैं इसको? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब वेपर प्रेशर किसी सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वही फिनोमिना होता है बॉइलिंग। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। समझ में आया कि नहीं? अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट वही होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। किसके बराबर? जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। समझ में आया कि नहीं? अब देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये तो बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इफ जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो? 1 ATM के बराबर हो, मतलब जो सराउंडिंग का प्रेशर लग रहा हो, ठीक है ना? देन टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है? इसीलिए हमने इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। अब देखो, अब उस क्वेश्चन में आते हैं, फिर से वापस आते हैं उस क्वेश्चन में। तो देखो अगर अब हमें PA नॉट पता चल जाए, मतलब अब यहां पे इसका अब बॉइलिंग पॉइंट है। देखो हमें क्या दिया गया है? वाटर दिया गया, कितने पे? वाटर दिया गया है कहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कहां दिया गया? 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे। तो अब बॉइलिंग पॉइंट इतना ही होता वाटर का, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। और यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? 1 ATM। तो वेपर प्रेशर कितना होगा प्योर वाटर का? कितना होगा? 1 ATM भाई साहब, ठीक है? और यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई किसमें? mmHg में। तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg। समझ में आया कि नहीं? अब हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है? तो जो PA नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 760 माइनस 570 अपॉन 570, ठीक है, इक्वल टू NB, ठीक है? NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलरी मास तो पूछ रहा था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हमें इसके कितने मोल्स आए थे? 360, 18 360 अपॉन 18, ये था अपना 360 अपॉन 18, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा 20, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 570 माइनस, ये अप्रॉक्स आपका सब कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये सब आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/3 इक्वल टू 30, ठीक है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट B इंटू कितना आ जाएगा? 20। 0 से 0 ये कटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 2, दैट विल इक्वल टू 4.5। समझ में आ गया? यही ना क्वेश्चन था। तो प्लीज जिसके समझ में ना आया एक बार रिपीट मारे, ठीक है? क्या पढ़ाया गया, क्या समझाया, एक एक चीज समझना, ठीक है ना? तो अब हम लोग केस 1 हमने अच्छे से करा दिया। केस 1 क्या था? केस 1 था कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो क्या होता है। राउल्स लॉ इसी पे ही बेस्ड था, पूरा समझा दिया, अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स करा दिए, ठीक है ना? अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या?
अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट? वोलाटाइल सॉल्यूट। ध्यान रखना, बस यही सारा खेला खत्म हो जाता है। इस बात को समझ गए तो बहुत आसानी, अगर वो समझोगे तो समझ इसको भी जाओगे। ठीक है, तो देखो हमारा अब इस समय जो सॉल्यूशन है उसमें कैसा सॉल्यूट है? वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, बात वही है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या होगा? सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट होगा। ठीक है, सॉल्यूट को अब भी हम क्या मान के चलेंगे? बी। और क्या होगा हमारे पास? हमारे पास सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? ए मान के चलेंगे। जैसे बिल्कुल वैसे हम रिलेट करके दिखा रहे हैं, क्या क्या चेंज होगा वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आ जाती पहले फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट देखो, अब देखो फिजिकल स्टेट हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो वोलाटाइल सॉल्यूट ज्यादातर जिसके वेपराइज हो सके तो वो हमेशा 99 पर वो हमेशा क्या होगा? लिक्विड ही होगा। क्या होगा? लिक्विड होगा। तो अब देखो क्या होगा? लिक्विड होगा। आपका सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी आपका वोलाटाइल है, तो वो भी क्या होगा? लिक्विड। अब देखो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड डिजॉल्व लिक्विड। तो बेसिकली सॉल्यूट भी लिक्विड है आपका और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक है, जैसे एथेनॉल वाटर में मिलाते हैं, इस तरह का। बात समझे कि नहीं? नेचर कैसा होगा? नेचर में आपके क्या होंगे? दोनों आपके वोलाटाइल होंगे। ये भी वोलाटाइल। देखो उस केस में क्या था? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट केस में तो सॉल्यूट आपका सॉलिड था और नॉन वोलाटाइल था ही, तो गिवन ही था। और सॉल्वेंट अब इस केस में भी आपका वोलाटाइल है। बात समझना, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर अब आपका सॉल्यूट भी वोलाटाइल है, तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा क्या नहीं? तो अगर हम वेपर प्रेशर का बात करें तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पीबी नॉट से। वहां पे उस केस में जो सॉल्यूट था उसका वेपर प्रेशर 0 था, क्योंकि वो सॉलिड था, वो नॉन वोलाटाइल था। जब वो वेपराइज ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कहां से मारेगा? और ये तो वेपराइज होगा, वोलाटाइल है, तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मत झेलना प्लीज। समझे कि नहीं? ये सारे एक एक पॉइंट हमें पता है, हम ज्यादा इस पे प्रेशर दे रहे हैं। कुछ लोग जिनको समझ में कर रहे हैं क्या सर एक ही बात बार बार बता रहे हैं, हमें पता है प्रॉब्लम यही आती है। ठीक है, अब सॉल्वेंट भी आपका वेपर क्या नाम वोलाटाइल है, तो इसका भी वेपर प्रेशर होगा। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? पीए नॉट से। अगला आ जाता है मोल्स। तो देखो मोल्स का बात करें, मोल्स इसके कैसे निकालेंगे? अगेन मोल्स इसका क्या हो जाएगा? इसके मोल्स हम लोग डिनोट करेंगे किससे? एनबी से। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। सिमिलरली इसके मोल्स Na से, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। बात समझ रहे हो ना? मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन XB, इसका मोल फ्रैक्शन XA। ठीक है, अगेन XA प्लस XB 1। पूरा हमने जो बताया था वही बिल्कुल पिछला वाला है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इनकी कंडीशंस। तो आप समझ गए सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका कैसा होगा? फिजिकल स्टेट दोनों लिक्विड, नेचर दोनों वोलाटाइल, वेपर प्रेशर दोनों का होगा क्योंकि दोनों वोलाटाइल है, दोनों वेपर फॉर्म करेंगे जो, और ये दोनों गिवन होगा पीबी नॉट पीए नॉट, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सब्सटेंस का वो डिफाइन होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो गिवन होगा, ज़्यादातर केसेस में वो गिवन होगा। ठीक है, मोल्स, और ये आपका क्या है आखिरी वाला? मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो और दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का सम 1 के बराबर होता है। बात समझे कि नहीं? तो ऐसा इस केस में क्या होगा जो हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो जरा बात आते हैं, माहौल बनाते हैं। ठीक है, माहौल समझना।
माहौल ये कह रहा है कि हमारे पास दो बर्तन है, ठीक है। एक बर्तन में हमारे पास ए लिक्विड है, बात समझे, ए लिक्विड भरा पड़ा है और ये कैसा है, प्योर ए, ठीक। अब इसके जो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सॉरी, PA0। बात समझे, इतना तो समझ गए होगे। अब हमें एक और बर्तन है जिसमें हमारा क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक है, क्या है, प्योर बी, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि भाई वो भी वोलाटाइल है तो उसकी भी तो वेपर्स बनेंगे, ठीक है, PB0। अब देखो हमें एक चीज तो पता करना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जरा ये बताओ। जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी गिवन कंडीशन में, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसकी वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, या वो जो ज्यादा वोलाटाइल होगा। बात समझे कि नहीं, तो ये भी आपको हमेशा पता होगा, ठीक है। तो हमेशा हम लेके चलेंगे कि लेट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो यहां हम लोग मान के चलेंगे लेट ए इज मोर वोलाटाइल। ए क्या है आपका, ए जो आपका है वो ज्यादा वोलाटाइल है। तो जो अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, बी से। ये बात ध्यान रखना, बात समझ रहे, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब क्या किया हमने, अब हमने किया कि एक क्या किया, एक वेसल में दोनों को उड़ेल दिया, ठीक है, इसको भी उड़ेला और इसको भी उड़ेला। तो इसमें हमारे पास ए के मॉलिक्यूल आ गए, ये छोटे वाले मान लो आपके बी के हैं, ठीक है, बड़े वाले फिर ए के हैं, छोटे वाले आपके बी के हैं, बड़े वाले ए के हैं, ठीक है, छोटे वाले बी के हैं, बड़े वाले ए के हैं, छोटे वाले बी के हैं, बड़े वाले ए के हैं, छोटे वाले बी के हैं, बड़े वाले ए के हैं, छोटे वाले बी के हैं, बड़े वाले ए के हैं, छोटे वाले बी के हैं, ठीक है ना, बात समझे। अब हमारा ये बन गया सॉल्यूशन। इसमें क्या है, ए भी है और बी भी है, क्या है, ए भी है और बी भी है। बड़े वाले हमारे ए हैं, छोटे वाले हमारे बी हैं, बड़े वाले ए हैं और छोटे वाले हमारे क्या हैं, बी हैं। बात समझे कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब दोनों का वेपर बनेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, दोनों। पहले क्या हो रहा था, सल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल था, ठीक है, इस वजह से वो तो वेपराइज होता नहीं था। अब दोनों वेपराइज होंगे, ठीक है, ऊपर आपका ए भी पहुंचेगा और ऊपर आपका बी भी पहुंचेगा। बात समझते हैं, ठीक है। अब दोनों, अब ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों ए और बी दोनों का वेपर बन रहा है तो दोनों की वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो जो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। लेट सपोज कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया हमने, P मान लिया। किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया, P मान लिया। अब देखो एक बात समझने वाली है यहाँ पे, बात ये समझने वाली है यहाँ पे, सॉल्यूशन का प्रेशर P है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन का प्रेशर है क्या हो सकता है, जरा ये बताओ। ये अगर हमारा, लेट एक बात बता रहे हैं कि मान लो हमारा जो सल्यूट का बी का वेपर प्रेशर हमने जो PB0 है ये 80 है और PA0 है हमारा 100 है, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस रेंज में ही लाई करेगा, करेगा कि नहीं भाई।
80 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 80 कब होगा और 100 कब होगा? तो 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता भाई, वो तो प्योर का है ना, वो तो प्योर का है, बात समझो, वो तो प्योर का है। तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बीच में लाई करेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो वेपर, इस केस में जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है वो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कहां करेगा? बीच में लाई, ध्यान समझिए। और देखो, और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बी के बराबर होगा। क्यों? जरा बात समझो बाबू। देखो, ए का वेपर बना तो ए की वेपर मान लो कितना प्रेशर लगा रही होंगी? पी ए। बी का वेपर बना तो बी का प्रेशर कितना लगा रही? पी बी। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होगा? जितना पी ए की वजह से है पी बी की वजह से, दोनों का सम। भाई वो भी तो है पेपर में दोनों। पहले केस में क्या करते थे? पी ए ही क्यों लिखते थे? क्योंकि खाली ए ही वेपर बनाता था, वही वोलेटाइल होता था, इसीलिए उसी का ही हम लोग वेपर प्रेशर लिखते थे, उसी की वजह से सारा प्रेशर आता था। बात समझ रहे हो? कुछ भी इसमें झेलने वाला बात नहीं है, प्लीज समझते चलना बस। तो देखना, जो भी प्रेशर होगा वो हमारा ए की वजह से जो वेपर बन रही उनका प्रेशर प्लस जो बी की वजह से जो प्रेशर बन रही है उनका प्रेशर। अब देखो, अब हमें पी ए पी बी का वैल्यू पता करना है, जरा बात समझो, आगे देखो। तो देखो, तो बात हम करते हैं यहां पे, अगर हम पी ए का बात करें, पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन क्या? सॉल्यूशन। तो ये किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बात समझना। पी बी क्या है आपका? पी बी है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। अब देखो, पी बी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्यों? यहां पे बी भी वेपराइज हो रहा है, तो उसका हमने इंडिविजुअल प्रेशर, देखो बात समझे, हम बात ये कर रहे हैं, प्योर का वेपर प्रेशर तो अलग हुआ, ठीक है, प्योर का तो वेपर प्रेशर अलग हुआ, और दोनों के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। ठीक है, दोनों, अगर इसको एकदम करेक्ट बोला जाए कि दोनों का वेपर प्रेशर अब चेंज होगा सॉल्यूशन में, तो वो क्या होगा? राउस लॉ क्या कहता था? राउस लॉ कहता था किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, या उसके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रेशर ऑफ ए पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होगा। भाई अभी लास्ट का समझा होगा केस, इसमें इतना ज्यादा हम फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हो गया हमारे इस केस का पहला फॉर्मूला। देखो कोई दिक्कत नहीं, सब एक एक चीज, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं, खट से डराइव करो। ठीक है ना, बात समझे? पक्का? हमें लगता कुछ झेले नहीं होंगे। अब देखो अगला, देखो अब हमें पता है, देखो अगर हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1। एक्स ए इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स ए इजकल टू क्या हो जाएगा? एक्स ए इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। इसको पुट करो ऊपर के फॉर्मूले में, तो P इजकल टू हो जाएगा हमारा, P इजकल टू हो जाएगा क्या?
P इक्वल टू हो जाएगा आपका पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बी प्लस, तो ये फार्मूला तब काम आएगा जब आपको किसी एक का दिया गया होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के किसी एक का पता है मोल फ्रैक्शन, तब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको अगर लिखें हम लोग सही से तो ये हो जाएगा आपका पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2। समझ में आया ये कैसे हुआ? अरे यार ये मैथमेटिक्स है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, पी बी, ये पी बी नॉट होगा, सॉरी। ठीक है, पी बी नॉट एक्स बी, अभी क्या किया, एक्स बी कॉमन ले लिया, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट बता, तो ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला। बात समझे कि नहीं? सिमिलरली अगर हम एक्स बी के टर्म में निकालें, ठीक है, एक्स ए के टर्म में, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका P इक्वल टू ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, देखो जिसको समझ में आ रहा होगा उसको बहुत मजा आ रहा होगा चैप्टर में, और समझ ना समझने वाला ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा ना समझने वाला चीज नहीं है। जरा देखो इसके ग्राफ को देख लेते हैं, जरा ये देखो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, आप ग्राफ खुद बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको राउस लॉ का हमने सिंगल वाला केस में दिया था, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, एक्स से एक्स बी, इसमें क्या दिया गया है, वेपर प्रेशर। देखो हम इसी से ही निकाल सकते हैं, देखो पी बी नॉट हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये पी, अगर पी बी नॉट, वेपर प्रेशर कांस्टेंट, उनका डिफरेंस भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। बात समझो? तो अगर देखो तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स नहीं बन रहा है, जरा ये देखो, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। अब देखो माहौल बनता है कहाँ पे, अब दोनों का वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब हमारा ए ज्यादा वोलाटाइल है, बांध के चले थे ए ज्यादा वोलाटाइल है, तो जब यहाँ पे क्या है, ये अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दिखा रहा है एक्स से 0 है, यहाँ पे एक्स से 1 है, और यहाँ पे आपका एक्स भी 0 है, यहाँ पे एक्स भी 1 है। बेसिकली ये लाइन दिखा रही है आपकी प्योर ए, जब लेंगे सिर्फ ए होगा तब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए नॉट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पी ए नॉट। ठीक है, जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, और जब इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। जब वो है ही नहीं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक का 0 मतलब कोई वो है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बात समझो, बात समझ रहे हो कि नहीं, पक्का? ठीक, अब देखो ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन दिखा रही है कि जो B है वो सिर्फ B प्योर है, जो मोल फ्रैक्शन B का है वो 1 है, मतलब वही प्योर है। अब देखो अगर वो अकेले है कम, अगर वही अकेले है तो उसका वेपर जो प्रेशर किसके बराबर होगा, PB नॉट के बराबर। ठीक है, अब ये हमने इससे नीचे क्यों रखा, क्योंकि ये कम वोलाटाइल है,
ए से, इसीलिए हमने नीचे रखा। समझ गए? इसका रीजन समझ रहे हो? अब जैसे जैसे कम होता चला जाएगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा, तो ये भी आ जाएगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ क्या दिखा रहा है कि वेपर प्रेशर बी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब है ही नहीं, एक्स बी उसका मोल फ्रैक्शन जीरो है तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो होगा। जब है नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ से होगा? बात समझे कि नहीं? तो ये आ गया आपका ये ग्राफ, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है टोटल प्रेशर को। किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल प्रेशर को। टोटल प्रेशर आपका क्या है, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया आपका राउट्स लॉ, ठीक है। ये हो गया ग्राफ जब आपके जो सॉल्यूट भी आपका वोलाटाइल होता है और आपका सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होता है। समझ में आया? आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया है। ये हाँ, ये भी लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया है लेकिन टॉपिक कंप्लीट करना था, ठीक है ना। तो आई थिंक अभी तक सबको समझ में आया होगा। एक एक चीज न्यूमेरिकल्स लगाते चलो, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिलीव नहीं करोगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में शायद 45 के आसपास क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो प्लीज़ पहले आप उनको सॉल्व करो, फिर आगे जो भी आप मटेरियल आप यूज करते हो, जो भी बुक आप यूज करते हो उसको सॉल्व करो, लेकिन पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। अच्छे क्वेश्चन हैं उसके, आप लोग मानोगे नहीं, ठीक है। तो आई थिंक सबको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास। लॉ ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। अब